Greetings of the day. I am Dr. Sugandha Jain, Assistant Professor तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी। आज हम बात करते हैं एकांकी की। तो एकांकी क्योंकि नाटक का ही एक रूप है और एकांकी की चर्चा अगर हम करें तो उससे भी पहले थोड़ा सा नाटक के बारे में, बल्कि जो एकांकी है वो रूपक का कौन सा भेद है, रूपक का एक भेद है और हम इस भेद को बहुत अच्छे से संस्कृत साहित्य में जो रूपक को परिभाषित किया गया है और उस रूपक के द्वारा जो उसके प्रकार वगैरह के लिए बात कही गई है, तो उसके अनुरूप थोड़ा सा बात करेंगे। तो जो एकांकी है उससे भी पहले संस्कृत में अगर हम देखें तो रूपक और उपरूपक दो विधाएं आती हैं और ये जो दोनों विधाएं हैं ये एकांकी के प्रादुर्भाव को समझने के लिए आवश्यक है। तो नाट्य साहित्य के भेदों और उपभेदों को अच्छी तरह से जानने के लिए हम थोड़ा सा संस्कृत साहित्य में जो दृश्य काव्य है, क्योंकि जो काव्य है वो दृश्य और श्रव्य करके दो भेद का होता है, और दृश्य काव्य जिसे कि हम सुनने के साथ साथ देख भी सकते हैं वो हमारा दृश्य काव्य के अंतर्गत आता है। दृश्य काव्य के लिए जो शब्द प्रयोग में आता है उसे हम रूपक कहते हैं और इस रूपक के अंतर्गत ही अनेक भेद एवं उपभेद आते हैं। रूपक शब्द रूप धातु में तबल प्रत्यय जोड़ने से निष्पन्न होता है और साहित्य में नाटक का वाचक रूपक कहा जाता है कि नाट्य जो अभिनय है उसका वाचक रूपक कहा जाता है। रूपक भी क्यों कहते हैं, तो हम भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर दृष्टिपात करते हैं। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में इस बात का बारंबार प्रयोग किया है। नाट्य साहित्य में दशरूपक शब्द एक से अधिक बार आया है और नाटक की 10 विधाओं को वो बताता है। नाट्य शास्त्र इससे 3 शताब्दी पूर्व लिखा गया माना गया, अतः उस शब्द प्रयोग की प्राचीनता भी अपने आप में निर्विवाद है। रूपक सामान्यतया नाटक का पर्यायवाची, लेकिन दोनों में बहुत अंतर है। दशरूपकम में रूपक के स्वरूप को बहुत अच्छे से समझाया गया है। दशरूपककार का कहना है कि रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूपक कहा जाता है, अर्थात जो नाटक है उस पर रूप का आरोप होता है। नट के ऊपर हम जो हमारा चरित्र है उस चरित्र के रूप का आरोप करते हैं, इसलिए उसका अभिनय करने के कारण नाटक की श्रेणी में वो आता है। तो साहित्य दर्पणकार ने दशरूपक के ही शब्दों को परिवर्तित करते हुए उन्हें ही दोहराया है और दशरूपक में जो दशरूपककार आचार्य धनंजय हैं उन्होंने उसको परिभाषित करते हुए ये कहा है कि रूप का आरोप होने के कारण नाटक को रूप कहा जाता है। और साहित्यकार जो साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ हैं वो भी इसी बात को थोड़ा सा परिवर्तित करते हुए कहते हैं कि नाट्य में अवस्था की अनुभूति को महत्व दिया जाता है, किंतु रूपक में व्यवस्था अवस्था की अनुभूति के साथ साथ रूप का भी आरोप हो जाता है, इसलिए वह रूपक कहलाता है। तो आचार्य विश्वनाथ ने क्या कहा कि जो नाट्य है उसमें अवस्था की अनुभूति को महत्व दिया जाता है, लेकिन जो रूपक है उसमें अवस्था की अनुभूति के साथ साथ रूप का भी आरोप किया जाता है। तो वास्तव में अभिनय कला का
पूर्ण और सफल रूप हमें रूपक में मिलता है। ऐसा साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ ने कहा। तो नाट्य को रूप के आरोप से विशिष्ट ना किया जाए तो क्या होता है, पूर्ण साधारणीकरण नहीं हो सकता, क्योंकि साधारणीकरण के लिए केवल अवस्था अनुभूति ही आवश्यक नहीं होती, रूपकानुभूति भी आवश्यक होती है, रूपक की अनुभूति भी आवश्यक होती है। तो नाटक का जो पूर्ण रूप है, जो चरम रूप है, जो चरम विकास है, वो रूपक में मिलता है। इसलिए कहा गया है कि रूप राम धातु रूपकम, यानी कि जिस पर रूप का आरोप होता है वो आपका रूपक कहलाता है। अर्थात रंगमंच पर किसी पात्र में राम या सीता का आरोप करके जो अभिनय किया जा रहा है, उस समस्त प्रक्रिया को हम रूपक की संज्ञा देंगे। क्योंकि देखिए, जो नट है वो नट ना तो राम है ना वो नट सीता है, लेकिन वो नट राम या सीता के रूप को धारण करके उसके चरित्र में प्रवेश करके और फिर उसका अभिनय कर रहा है। तो इसलिए उसे रूपक की संज्ञा देंगे कि वो उस रूप को धारण कर रहा है। तो ये जो संपूर्ण प्रक्रिया है इसको रूपक की संज्ञा दी जाती है। रूपक के संबंध में 10 रूपक, साहित्य दर्पण या नाट्यशास्त्र, तीनों में नाट्य की बात की गई है। जो कुछ भी कहा गया है उनसे ये बात सिद्ध होती है कि हमारे जो नाटककार हैं तथा टीकाकार हैं, उन्होंने न केवल नाटक के शिल्पगत वैशिष्ट्य की सम्यक एक अच्छी जो है विस्तृत कल्पना की, बल्कि तत्वों की भी पूर्ण रूप से जानकारी की हुई थी। तो जो 10 रूपक है आचार्य धनंजय कृत, साहित्य दर्पण है आचार्य विश्वनाथ कृत और भरतनाट्य शास्त्र है आचार्य भरत मुनि। इन तीनों में ही रूपक को बहुत बारीकी से समझाया गया है। तो रूपक की जो व्याख्या है वह दशरूपकार आदि टीकाकारों की बात का एक विश्लेषण है। फिर भी रूपक के महत्व को समझने के लिए आवश्यक है कि जितने भी रूपक के प्रकार हैं उनको समझा जाए। तो संस्कृत साहित्य में नाट्य साहित्य की 2 विधाएं उपलब्ध होती हैं, एक है रूपक और एक है रूपक उपरूपक। नाट्य साहित्य की 2 विधाएं उपलब्ध होती हैं, रूपक और उपरूपक। रूपक को नाट्य का भेद कहा गया है और उपरूपकों को नृत्य का भेद कहा गया है। तो रूपकों की संख्या 10 है और उपरूपकों की संख्या 18 है। रूपक में नाट्य के जो 10 भेद आते हैं वो है नाटक, अंक, व्यायोग, विधि, बाण, समवकार, प्रहसन, बिंब, इहाम्र। तो ये जो 10 भेद हैं नाटक के प्रकरण, नाटक, प्रकरण, अंक, व्यायोग, विधि, बाण, समवकार, प्रहसन, बिंब और इहाम्र, ये 10 नाटक के भेद हैं और 18 उपरूपकों के भेद हैं। जो 18 उपरूपक हैं उनमें नाटिका, त्रोटक, सट्टक, नाट्य रासक, प्रस्थान, उल्लाप्य, काव्य, प्रेखण, रासक, संलापक, श्रीगद्य, शिल्पक, दुर्मतिक, प्रकरणी, विलासिका, हल्लीश और भांड, ये 18 आते हैं। तो इस प्रकार रूपक 10 और उपरूपक 18 कहे गए हैं। और इससे ये बात सामने आती है कि भरत नाट्य शास्त्र में नाट्य कला के सभी तत्वों का पूर्ण विकास हुआ। किसी प्रकार के भी एकांकी स्वरूप का नाम
फिलहाल यहाँ नहीं है। तो मानव समाज की जो सहज प्रवृत्तियों का जितना परिपाक संस्कृत साहित्य में होता है, वैसा किसी अन्य साहित्य में दिखाई नहीं देता। आदर्श तथा यथार्थ के पूर्ण समन्वयात्मक रूपक को प्रस्तुत करते हुए भारतीय जनजीवन के आदर्श एवं जीवन मूल्यों का स्पष्ट दिग्दर्शन कराने के लिए जो रूपक और उपरूपक हैं वो पूर्णतः सक्षम है। लेकिन जहां तक बात कही जाती है जो अंक रूपक में एक लिया गया है, वो अंक एक ही होता है और उसी को एकांकी के रूप में जाना गया है। लेकिन इसे भी समझने के लिए आगे संस्कृत साहित्य में एकांकी का जो शिल्प है वो कब और कैसे आया। तो एकांकी के जिस स्वरूप की परिकल्पना की गई है, जैसा स्वरूप उसका आज निर्धारित है, उस तरह की रूपरेखा संस्कृत साहित्य में ढूंढे तो शायद हाथ ना लगे। लेकिन भारतीय नाट्य परंपरा और आदर्श को अपने में समेटे हुए तथा उस समय के समाज के परिवेश में जो कुछ भी रसात्मक एवं शिल्पगत वैशिष्ट्य मिल सकता है, वो हमें वहां उपलब्ध होता है। ये बात कह चुके हैं कि संस्कृत साहित्य में रूपक के 10 और रूपक के 18 भेद मिलते हैं। संस्कृत में एकांकी के उद्भव के संबंध में बहुत सारे विद्वान अलग अलग विचार देते हैं और उनके विचारों को अगर हम देखें तो भरत मुनि ने और उनके समकालीन नाट्यकारों ने अपनी बात को कई अंकों में न कहकर अक्सर आवश्यकता के अनुकूल एक ही अंक में कह दिया। ये जो नवीन प्रयोग किया, इस प्रयोग को सफलता मिलने पर एकांकी लिखने की प्रथा चल पड़ी और इसी कारण संस्कृत के छोटे बड़े नाटकों में हमें शैली का भेद मिलता है। उसमें टेक्निक का अंतर तो है ही, साथ ही साथ सिद्धांतों का अंतर, और इसलिए संस्कृत साहित्य में एकांकी का मूल्यांकन नाटकों के अंतर्गत होता है। एकांकी का नाटकों से पृथक मूल्यांकन पाश्चात्य साहित्यकारों ने किया है। उनमें एकांकी रचना के सिद्धांत नाटकों के सिद्धांत से बिल्कुल भिन्न है। डॉक्टर कीथ ने एक अंक में समाप्त होने वाले नाटकों को एकांकी की समझा। संस्कृत आचार्यों ने अंक का लक्षण समझा और अंक का लक्षण उन्होंने बताते हुए कहा कि अंक में नायक का चरित्र प्रत्यक्ष होना चाहिए, रस और भावपूर्ण हो, गूढ़ार्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए, छोटे छोटे बिना समास के गद्य होने चाहिए, अंक में अवान्तर कार्य तो पूरा हो जाना चाहिए और बहुत कार्यों से युक्त ना हो और बीच का उपसंहार ना हो। अनेक प्रकार के संविधान हो किंतु पद बहुत ना हो, बहुत लंबा ना हो। जो कथानक है वो अनेक दिनों में सिद्ध हुई हो, उसे एक ही अंक में नहीं कहना चाहिए। एक दिन में एक अंक में। नायक सदा सन्निहित और 3-4 पात्रों से युक्त होना चाहिए। डॉक्टर रामचरण महेंद्र के अनुसार अंक शब्द विवाद तथा भ्रांति का कारण है। उनके अनुसार अंक की कोई सीमा नहीं होती। अंक नाटक विभाजन का एक स्थान है और नाटककार कथानक में किसी भी माध्यम से उसको समाप्त कर सकते हैं। तो दशरूप ग्रंथ में टीकाकार ने कहा है कि अंक शब्द का मूल अर्थ है गर्भाशय, जिसमें पात्रों के मानसिक भाव और अवस्थाएं व्यक्त होकर अलग अलग रूपों में प्रस्तुत होती हैं और संविधान का विकास होता है। इस विकास को ही अंक कहते हैं। तो इन सब बातों से ये तो सिद्ध होता है कि अंक की कल्पना हमारे आचार्यों ने, नाट्य शास्त्रों ने स्पष्ट कर दी। उन्होंने एकांकी साहित्य का सृजन अनेकांकी से भिन्न मानकर
और उनके लिए नवीन सिद्धांत प्रतिपादित करके नहीं किया। इस साहित्य का निर्माण स्वदेशी जन कल्याण की भावना से संपृक्त होकर किया गया। संस्कृत एकांकी का सृजन व्यस्त जीवन तथा समयाभाव के कारण हुआ। ऐसा मानने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि वह युग आधुनिक भौतिक जीवन से उद्भूत व्यस्तता का युग नहीं था। तो प्रकार की दृष्टि से एकांकियों के स्वरूप को समझें। दशरूपाकार धनंजय, साहित्य दर्पणकार आचार्य विश्वनाथ, संस्कृत एकांकी के प्रमाणों का परिचय अनेक हिंदी के विद्वानों ने किया। उन्हीं के आधार पर एकांकी के प्रकारों को जाना जा सकता है। तो कुल मिलाकर जो बात चल रही है, एकांकी साहित्य के जो दो प्रकार हैं, एक जिसे पढ़ा या सुना जा सकता है, दूसरा जिसे देखा जा सकता है। पहले प्रकार के अंतर्गत कविता, कहानी, उपन्यास आदि, और जो दूसरा प्रकार है उसके अंतर्गत नाटक आते हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो नाट्य के दो रूप हैं, श्रव्य जो दो रूप है, एक आपका उसमें जिसे हम केवल सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, श्रव्य जिसे हम देख भी सकते हैं, दृश्य, ये दो रूपों में सामने। तो इस दृष्टि से साहित्य का वह रूप जिसे हम पढ़ भी सकते हैं, अपनी आंखों से देख भी सकते हैं, वो नाटक कहलाता है। सरल बातों में उसी बात को कह रहे हैं जो संस्कृत साहित्य के अनुसार कहें, संस्कृत काव्य शास्त्र के अनुसार, नाट्य शास्त्र के अनुसार कहें। तो प्रश्न उठता है कि इसे कैसे देखा जा सकता है? तो उत्तर होगा कि इसे अभिनय के माध्यम से देखा जा सकता है। अभिनय कौन करता है? उत्तर होगा अभिनेता। अभिनेता विभिन्न पात्रों का अभिनय करके नाटक की कथा को दृश्य रूप प्रदान करते हैं, और इस तरह यहाँ कथा का वर्णन नहीं किया जाता, बल्कि उसे दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। ये प्रथम दृश्य, ये द्वितीय दृश्य, और ये प्रातःकालीन दृश्य, ये सायकालीन दृश्य, अपराह्नकालीन दृश्य। ऐसा आप देख सकते हैं जितने नाटक होते हैं उनमें। तो अभिनेता पात्रों के रूप का अनुकरण करते हैं, इसलिए हम नाटक को रूपक कहते हैं। पात्रों का ये अनुकरण बाह्य तथा आंतरिक दोनों स्तरों पर किया जाता है, अर्थात अभिनेता पात्रों के अनुरूप वेशभूषा, आचरण, हाव भाव तथा भाषा का व्यवहार करते हैं और कथा को घटित होता हुआ देखते हैं। तो अभिनेता क्योंकि पात्रों का रूप धारण करता है, और उन पात्रों का न केवल रूप धारण करता है बल्कि उसका अनुकरण करता है, तो इसीलिए नाटक को रूपक कहा जाता है कि वो उसके रूप को धारण कर रहा है, उसका अनुकरण कर रहा है, इसीलिए नाटक को रूपक कहा जाता है। तो पात्रों का जो ये अनुकरण है, ये बाह्य और आंतरिक दोनों रूपों में होता है, क्योंकि बाह्य रूप में वो उस पात्र की वेशभूषा को धारण करता है और आंतरिक रूप में उन भावों को अपने अंदर जागृत करता है। अर्थात अभिनेता पात्रों के अनुरूप वेशभूषा, आचरण, हाव भाव तथा भाषा का व्यवहार करते हैं और कथा को घटित होता हुआ दिखाते हैं। तो ये अभिनय जिस स्थल पर होता है, हम उस स्थल को रंगमंच कहते हैं, और इसे देखने वाले जो दर्शक गण होते हैं, श्रोतागण होते हैं, वो नाटक के दर्शक या प्रेक्षक कहलाते हैं। और आपने कोई मान लीजिए नाटक देखा है, जैसे कहीं रामलीला में गए, रासलीला में गए, वहां कहीं देखा है, तो हम इन चीजों को वहां देखते कि किस तरह अभिनय हो रहा है ना, किस तरह वहां पर जो नट है वो संपूर्ण पूरा का पूरा वेशभूषा उसको धारण किए हुए और उसी के जैसा आचरण कर रहा है, उन्हीं संवादों का कथन कर रहा है। तो
ये सब चीज़ें उसमें देखने के लिए आती हैं। लेकिन क्या हम इस विषय पर कभी गंभीरता से अध्ययन करते हैं कि नाटक की विशेषता क्या होती है? आपने कहानी, उपन्यास, नाटक सभी पढ़े होंगे, कहानी सुनी होगी। कभी ध्यान आकर्षित हुआ कि कहानी आपने सुनी और जो नाटक आपने देखा उसमें क्या अंतर है? तो अगर हम उसके अंतर को आंतरिक रूप से देखें, एक सूक्ष्म रूप से देखें, तो ये चीज़ सामने आती है कि कहानी पढ़ते या सुनते हैं, लेकिन जो नाटक है उसको देखते हैं। नाटक को कोई कहता या सुनता नहीं, बल्कि अभिनेता प्रत्यक्ष रूप में इसे प्रस्तुत करते हैं। इस तरह यह दृश्य माध्यम है। यहाँ घटना का वर्णन नहीं होता, उसको घटित किया जाता है। नाटक में कार्य व्यापार जो है वो दो प्रकार से आगे बढ़ता है। पात्रों के बीच वार्तालाप होती है, उनके आचरण के या कारणों के द्वारा। तो लेखक की जो रचना है उसको अभिनेताओं द्वारा रंगमंच पर प्रस्तुत किया जाता है, इसीलिए वो नाटक के रूप में जाना जाता है। और अभिनेता के अतिरिक्त अन्य लोग इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और वे चाहे निर्देशक हो, चाहे रंग सज्जाकार हो, चाहे प्रकाश व्यवस्थाकार हो, या जो है संगीत वाद्य की व्यवस्था करने वाले हों। नाटक की कथा वस्तु कई अंकों में विभाजित होती है और अंक कई दृश्यों में विभाजित। तो इस प्रकार जो हमारा एकांकी का विषय है वो अपने आप में स्पष्ट होता है कि जो एकांकी है वो एकांकी नाटक का ही एक रूपक के जो भेद कहे गए हैं, जैसे पहला भाट, तो इसमें भी एकाभिनय और एकालाप प्रधान एकांकी होती है। और इस एक अंक वाले नाटक में एक ही कला पारंगत व्यक्ति पात्र, इस पात्र को विट के रूप में जाना जाता है, और विट द्वारा किसी ऐसे धूर्त चरित्र का जिससे उसका स्वयं साक्षात्कार हुआ हो, उसके संबंध में उसने किसी से सुना हो या वर्णन किया हो, संबोधन, उक्ति, प्रयुक्ति आदि में वीर रस द्योतित होता है, शौर्य द्योतित होता है, श्रृंगार रस सूचक आदि का सन्निवेश आकाशांत से किया जाता है। इसका कारण वित्त के अतिरिक्त किसी अन्य पात्र का न हो। तो भाण की कथा जो है वो पूर्ण कल्पित होती है, उसमें लास्य के 10 अंगों की प्रतिष्ठा होती है। नाट्य शास्त्र में धूर्त चरित्र के आधार पर भाण के 2 भेद किए गए हैं। आत्मामृतशंसी, जिसमें नायक अपने अनुभव का वर्णन करता है, और पर संशय वर्णन, वह जिसमें दूसरों के अनुभवों का वर्णन किया है। नाट्य शास्त्र इसे एकांकी मानता है। वसंत तिलक, कर्पूर चरित्र, श्रृंगार भूषण, लीला, मधुकर आदि कुछ प्रसिद्ध भाण। ऐसे ही प्रसन्न है, ये भी बाण का मिलता जुलता रूप है। ये हास्यरस प्रधान होता है, और इसके 3 भेद होते हैं: शुद्ध प्रहसन, विकृत प्रहसन, संकर प्रहसन। व्यायोग, ये एकांकी का आदर्श रूप है। व्यायोग और आधुनिक एकांकी में पर्याप्त समानता दृष्टिगोचर होती है। वीथी, ये भी एक अंकीय नाटक है, इसमें भी सब तरीके के पात्र हो सकते हैं। नाटिका, यह नाटक का उपभेद, और इसमें एक से अधिक अंक होते हैं। अंक, इसका नायक जन साधारण व्यक्ति होता है। कथा प्रख्यात होती है, किंतु कभी अपनी कल्पना शक्ति के अनुसार इसका विस्तार करता है। इसमें स्त्रियों का प्रलाप रहता है, और इसमें मुख और निर्वाण संधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें भारतीय और कौशिकी दोनों वृत्तियों की आवश्यकता के अनुसार प्रयोग होता है। तो इस प्रकार ये जो रूपक और उपरूपक हैं, इनका थोड़े थोड़े अंतर के साथ में इनमें काफी साम्य देखने के लिए मिलता है।
तो बहुत सारे जो नाटक के रूपक के भेद हैं वो एक अंक वाले हैं, और इन एक अंक वाले जो भेद हैं इन्हीं से कहीं न कहीं संस्कृत साहित्य में एकांकी की सत्ता प्रारंभ होती हुई दिखाई देती है। इन एकांकियों के अध्ययन से ये स्पष्ट होता है कि संस्कृत साहित्य में एकांक की स्वतंत्र सत्ता रहती है। तो जो एकांकी का हमें एक स्पष्ट स्वरूप दिखाई देता है वो संस्कृत साहित्य में इस रूप में कि वहाँ पर भी हमें एकांकी की एक स्वतंत्र सत्ता दिखाई देती है। संस्कृत नाट्यकारों ने दीर्घ और लघु दोनों नाटकों की रचना की। एकांकी का आविर्भाव दीर्घ नाटकों के कारण नहीं हुआ, प्रत्युत ये बल्कि ये ज़्यादा सही रहेगा कहना कि क्रमिक विकास के कारण एकांकी का स्वरूप पहले निर्धारित हुआ और नाटक का बाद। दोनों का साथ साथ लिखा जाना जो है वो एकांकियों में जन रुचि को दिखाता है, लेकिन जब एकांकी में जन रुचि की कमी हुई तब उनके प्रणयन में कमी हुई और ध्यान जो है वो नाटकों की ओर जाने लगा। संस्कृत साहित्य में एकांकी और अनेकांकी का जो शिल्प विधान है वो एक होने के बावजूद भी एकांकी का अपना महत्व है। आवश्यक नाट्य तत्वों की अवहेलना तो कहीं नहीं की जा सकती। एकांकी की जो मर्यादा है उसके अनुसार शिल्प का भी पर्याप्त ध्यान वहाँ दिया जाता है। अतएव निर्विवाद सत्य है कि संस्कृत में एकांकी अपना एक अलग अस्तित्व रखता है और एकांकी का जो विधान है संस्कृत साहित्य में एकांकी की रचना विधान के लिए अलग से कोई नियम की अवधारणा नहीं की गई है। दृश्य काव्य के अंतर्गत आने के कारण दृश्य काव्य के व्यापक नियमों के रूप में एकांकी के भी नियम बने। शैलीगत भेद तथा यत्र तत्र जो है उसके वैशिष्ट्य को हम देखते हैं। पाश्चात्य एकांकी अनेकांकी की तुलना में अपना स्वतंत्र रचना विधान रखता है और उसका स्वतंत्र अस्तित्व जो अनेक अंकों वाली विधाएं हैं उनमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। संस्कृत एकांकी के रचना विधान को अगर समझें तो प्रारंभ में सर्वप्रथम रंग विधान, उसके बाद रंग सभा, भूषण और इसके बाद नाट्यकार के गुणों और काव्य कौशल का परिचय जो है वो आवश्यक होता है और अंत में आमुख। तो इस तरह प्रमुख अभिनय के पूर्व प्रारंभिक जानकारी देने के लिए सूत्रधार तथा नट नटी सामने आते हैं और ये लोग मंगल सूचक कार्य करते हैं, यानी कि मंगलाचरण करते हैं और घटनाओं का परिचय देते हैं। उसके बाद में अभिनय आरंभ होता है और रूपक में प्रस्तावना या आमुख के अंतर्गत आवश्यक परिचय आदि देकर नाटक का अभिनय जो है वो शुरू होता है। तो संस्कृत नाट्य के 3 तत्व हैं, वो है वस्तु, नेता और रस। तो नाटक का जो इतिवृत्त है वो 2 प्रकार का होता है, आधिकारिक और प्रासंगिक। नाटक के फलागम को प्राप्त करने वाला अधिकारी होता है और जो उस आधिकारिक कथा के साथ साथ या जो है मतलब के चलता है वो प्रासंगिक होता है। तो जीवन के से संबंधित कथानक आधिकारिक होता है और प्रारंभ से अंत तक चलता है। प्रासंगिक इतिवृत्त आधिकारिक इतिवृत्त की सहायता करता है और ये कथा को फलागम की ओर उन्मुख करने में सिद्ध होता है। तो जो एकांकी है उसमें ये सारे गुण विद्यमान होते हैं और उस एकांकी में अनेक रूपों में जो वर्णन है वो दिखाई देता है। तो इस प्रकार संस्कृत साहित्य में जो हम एकांकी का स्वरूप देखते हैं निकंठ वाला, तो कई सारी जो रूपक की विधाएं हैं वो एक अंक से युक्त हैं और उसमें जो नाटक के जितने भी तत्व हैं वो सारे तत्व देखने के लिए मिलते हैं। तो एकांकी का एक स्वतंत्र अस्तित्व हमें देखने के लिए मिलता है और वहीं से एकांकी जो है वो अपने पूर्ण चरम पूर्ण विकास और अपने अस्तित्व के साथ हिंदी साहित्य में प्रस्तुत हुई। तो हिंदी साहित्य में हम एकांकी के इस स्वरूप को देख सकते हैं जो अगर हिंदी साहित्य में एकांकी के रचना विधान को देखें तो हिंदी एकांकी रचना विधान शिल्प और वस्तु की दृष्टि से
दो भिन्न धाराओं से प्रवाहित हुई है और हिंदी एकांकी अपनी प्रारंभिक अवस्था में संस्कृत शैली और टेक्निक को अपनाती हुई दृष्टिगोचर होती है, जबकि बाद में थोड़ा इसमें परिवर्तन आया है। प्रसाद के एक झूठ के साथ ही इसमें पाश्चात्य नाट्यकला वैशिष्ट दृष्टिगत होने लगता है। पाश्चात्य शिल्प एवं विचार से वह इतना प्रभावित हुई कि उसका विशद विवेचन हमें आगे देखने को मिला, लेकिन जो उसके प्रारंभिक स्वरूप है उसका भी एक क्रमिक विकास हमें हिंदी साहित्य धारा में देखने को मिलता है। हिंदी एकांकी का जन्म गद्य के अभाव में भारतेंदु के पूर्व नहीं हो पाया और हिंदी साहित्य में नाट्य परंपरा का आविर्भाव भारतेंदु के समय से यानी कि आधुनिक काल से, क्योंकि उनके पूर्ववर्ती युग में सामाजिक, राजनीतिक तथा भाषा संबंधी अनेक कठिनाइयां थी। नौटंकी, रासलीला, पारसी नाटक भारतेंदु के युग में भी प्रचलित थे, लेकिन साहित्यिकता की दृष्टि से वे बड़े हीन थे और रुचिपूर्ण चित्रों का प्रतिनिधित्व करते थे। गद्य का भी विकास सम्यक रूपेण हिंदी में उस समय तक नहीं हुआ, तो जन साधारण की भाषा के अभाव में भी नाट्य उत्पत्ति संभव नहीं। भारतेंदु जी के समय तक पहुंचते पहुंचते परिस्थितियों का निर्माण हुआ जिनसे नाट्य साहित्य अलग। हिंदी के नाट्य साहित्य के साथ साथ हिंदी एकांकी का भी जन्म है। हिंदी में नाट्य शास्त्र के अभाव के कारण संस्कृत के नाट्य शास्त्र की आधार मानकर उसके नियमों का प्रणयन कर प्रयोग कर हिंदी नाटक एवं एकांकी का निर्माण हुआ। यही कारण है कि भारतेंदु तथा उनके समकालीन नाटककारों में संस्कृत साहित्य की एक स्पष्ट छाप दिखाई देती है। तो इसे हम बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखते हैं। तो एकांकी का रूप बिल्कुल सामने आता है और इस विषय को और अधिक अनेक रूपों में जाना जा सकता है।